हेलो एवरीवन, स्टेट पीसीएस सब में आप सभी का स्वागत है। हम सॉल्व कर रहे हैं करंट अफेयर और ये हम पतली वाली सामायिकी क्रॉनिकल मैगजीन से सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पे जो करंट अफेयर है 15 मार्च के बाद से और 15 अप्रैल के पहले तक का करंट अफेयर दिया हुआ है। आप लोग देख पा रहे होंगे कि यहाँ जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर हैं इन मंथ के, ये सब यहाँ पे दिए हुए हैं। साथ ही यहाँ पे जो विभिन्न एग्जाम हुए हैं उनके लिए प्रैक्टिस सेट और उनके सॉल्व पेपर दिए हुए हैं। अब यहाँ पे क्या क्या हमने पढ़ लिया है देखते हैं। तो हमने राज्य समाचार, राष्ट्रीय आर्थिकी, अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, रिपोर्ट एवं सूचकांक, योजना एवं कार्यक्रम, बैंकिंग एवं वित्तीय सेवा, उद्योग एवं व्यापार, सार संक्षेप में हम पढ़ रहे हैं। सार संक्षेप में भी हमने महत्वपूर्ण नियुक्तियाँ और निधन पढ़ लिए हैं। आज जो इम्पोर्टेंट टॉपिक बचे हैं उनको पढ़ेंगे। और अगर अभी तक आपने ये सारे वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिए, चैनल पे अपलोड है। आई होप कि आपके एग्ज़ाम में ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना करंट अफेयर आज का। ये सारे पोर्शन हमने कल सॉल्व कर लिए थे और इस वीडियो के लास्ट में हम जो है 100 MCQ सॉल्व करेंगे इसी मैगजीन से। यानी कि जो अब तक करंट अफेयर है 15 मार्च से लेकर के 15 अप्रैल तक का जो करंट अफेयर है उसमें से हम 100 MCQ सॉल्व करेंगे। तो चलिए आज का अपना जो टॉपिक है पुरस्कार एवं सम्मान है, यहाँ से शुरू करते हैं। पीएम मोदी को भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान। 22 मार्च 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भूटान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द डुक ग्यालपो से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री को यह पुरस्कार थिम्पू में भूटान नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक द्वारा प्रदान किया गया। किसके द्वारा? तो जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक के द्वारा, जो कि भूटान के नरेश यानी कि राजा हैं। और जो नाम है सम्मान का वह है ऑर्डर ऑफ ड्यूक ग्यालपो। नरेंद्र मोदी भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पाने वाले पहले विदेशी शासनाध्यक्ष बन गए हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसके अलावा भूटान के राजा जिग्मे वांगचुक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत भूटान संबंधों को मजबूत करने और कोरोना के समय में मदद करने के लिए एक अन्य अवार्ड से भी सम्मानित किया। भूटान के राजा ने दिसंबर 2021 में भूटान के 114वें राष्ट्रीय दिवस के समारोह के दौरान पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की थी। यह पुरस्कार भारत भूटान की मित्रता को सुदृढ़ करने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के योगदान और उनके जन केंद्रित नेतृत्व को मान्यता देता है। भूटान ने अभी तक केवल 4 लोगों को ऑर्डर ऑफ द ड्यूक ग्यालपो सम्मान प्रदान किया है। भारत भूटान के मध्य 1949 में विदेश नीति, व्यापार व सुरक्षा को लेकर संधि हुई थी। वर्ष 2007 में इससे विदेश नीति का प्रावधान हटा दिया गया। वर्तमान समय में भारत भूटान का सबसे बड़ा राजनयिक और आर्थिक सहयोगी है। नेक्स्ट जो सम्मान है प्रभा वर्मा को सरस्वती सम्मान 2023। के बिरला फाउंडेशन द्वारा प्रसिद्ध कवि और साहित्यकार प्रभा वर्मा को उनके उपन्यास रौद्र सात्विकम के लिए 33वें सरस्वती सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया, यानी कि इनको सम्मान के लिए चुना गया है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर है। कौन से नंबर का है? तो 33वें नंबर का है। किस उपन्यास के लिए दिया गया है? तो रौद्र सात्विकम के लिए दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है मलयालम भाषा में काव्यात्मक छंद में लिखा गया उपन्यास रौद्र सात्विकम सत्ता और राजनीति, व्यक्ति और राज्य तथा कला सत्ता के बीच के संघर्ष की जांच करता है। 2022 में प्रकाशित रौद्र सात्विकम उपन्यास समय और स्थान की अवधारणा से परे है तथा यह रचनात्मक दार्शनिक तरीके से धर्म अधर्म की दुर्दशा को संबोधित करता है। प्रभा वर्मा अंग्रेजी और मलयालम दोनों भाषाओं में अपनी रचनाएं लिखते हैं। उन्होंने 30 से अधिक पुस्तकें प्रकाशित की हैं। प्रभा वर्मा की कुछ उल्लेखनीय कृतियां हैं सोपड़िका, अर्क पूर्णिमा, श्यामा माधवम, चंदना नाजी, आद्रम, कनाल चिलम्बू। वर्मा को केरल साहित्य अकादमी पुरस्कार, केंद्र सरकार का साहित्य अकादमी पुरस्कार और वायलार पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। सरस्वती सम्मान भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध भारत की 22 भाषाओं में से किसी में उत्कृष्ट गद्य या पद्य साहित्यिक कार्यों के लिए एक वार्षिक पुरस्कार है। यह पुरस्कार पिछले 10 वर्षों में प्रकाशित
उत्कृष्ट साहित्यिक कृति को दिया जाता है। कितने वर्षों में? तो 10 वर्षों में। संविधान की 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषाएं हैं उनमें ये पुरस्कार दिया जाता है। के बिरला फाउंडेशन की स्थापना 1991 में उद्योगपति कृष्ण कुमार बिरला द्वारा की गई थी। अब नेक्स्ट जो पुरस्कार है वह है मिशेल टेलाग्रैन को 2024 एबेल पुरस्कार। नॉर्वेजियन एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स ने फ्रांस के पेरिस में स्थित फ्रेंच नेशनल सेंटर फॉर साइंटिफिक रिसर्च CNRS के मिशेल टेलाग्रैन को 2024 एबेल पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की है। इस पुरस्कार के लिए टेलाग्रैन का चयन गणितीय भौतिकी और सांख्यिकी में उत्कृष्ट अनुप्रयोगों के साथ संभाव्यता सिद्धांत और कार्यात्मक विश्लेषण में उनके अभूतपूर्व योगदान के लिए दिया गया है। नॉर्वेजियन एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स के अनुसार टेलाग्रैन के कार्यों ने संभाव्यता सिद्धांत, कार्यात्मक विश्लेषण और सांख्यिकी को परिवर्तित कर दिया है। 2001 में एबेल पुरस्कार की शुरुआत नॉर्वे की सरकार ने प्रसिद्ध गणितज्ञ नील्स हेनरिक के सम्मान में की थी। नेक्स्ट पुरस्कार है TM कृष्णा को 2024 संगीत कलानिधि पुरस्कार। प्रसिद्ध कर्नाटक गायक TM कृष्णा को 2024 संगीत कलानिधि पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की गई। थोडूर मदाबुशी कृष्णा भारतीय कर्नाटक के अलावा एक लेखक और कार्यकर्ता भी हैं। कृष्णा को वर्ष 2016 का रेमन मैग्सेस पुरस्कार और राष्ट्रीय एकता के लिए राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार प्रदान किया जा चुका है। संगीत कलानिधि एक सम्मान है जो मद्रास संगीत अकादमी द्वारा प्रतिवर्ष कर्नाटक संगीत के किसी संगीतज्ञ को प्रदान किया जाता है। संगीत कलानिधि पुरस्कार को कर्नाटक संगीत के सर्वोच्च सम्मानों में से एक माना जाता है। नेक्स्ट अवार्ड है 96वां ऑस्कर अवार्ड्स 2024। संयुक्त राज्य अमेरिका के लॉस एंजल्स में 96वें ऑस्कर अवार्ड 2024 की घोषणा की गई, जिसमें ओपेनहाइमर ने बेस्ट फिल्म सहित कुल 7 अवार्ड जीते। कितने अवार्ड जीते हैं? तो 7 अवार्ड जीते हैं। किसने? ओपेनहाइमर ने। बेस्ट फिल्म के सहित कुल 7 अवार्ड उन्होंने जीता है इस मूवी ने। ऑस्कर्स 2024 में ओपेनहाइमर को 13 कैटेगरी में नॉमिनेशन मिला था। इसमें बेस्ट एक्टर, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर, बेस्ट डायरेक्टर भी शामिल हैं। फिल्म ओपेनहाइमर के अभिनेता किलियन मर्फी ने बेस्ट एक्टर और क्रिस्टोफर नोलन ने बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड जीता। तो बेस्ट एक्टर किलियन मर्फी और बेस्ट डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलन। ओपेनहाइमर फिल्म के लिए रॉबर्ट डाउनी जूनियर को बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड मिला। यह उनके करियर का पहला ऑस्कर है। ओपेनहाइमर ने बेस्ट फिल्म एडिटिंग, बेस्ट ओरिजिनल स्कोर और बेस्ट सिनेमेटोग्राफी कैटेगरी के अवार्ड भी अपने नाम किए हैं। फिल्म पुअर थिंग्स ने 4 कैटेगरी में ऑस्कर जीते। इस फिल्म की एक्ट्रेस एमा स्टोन को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है, यानी कि बेस्ट डायरेक्टर और बेस्ट एक्टर जो मिला है ओपेनहाइमर मूवी से मिला है, और जो बेस्ट एक्टर हैं वह एमा स्टोन को मिला है किस मूवी से? तो पुअर थिंग्स से। अब यहाँ पे 60 में दिया हुआ है ऑस्कर 2024 के विजेता। बेस्ट फिल्म ओपेनहाइमर, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक क्रिस्टोफर नोलन ओपेनहाइमर के, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता किलियन मर्फी ओपेनहाइमर के हैं, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री एमा स्टोन पुअर थिंग्स से, सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता रॉबर्ट डाउनी जूनियर ओपेनहाइमर, सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री डेवियन जॉय रेडोल्फ द होल्ड ओवर्स, सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता रॉबर्ट डाउनी जूनियर ओपेनहाइमर मूवी से, सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री डेविड जॉय रेडोल्फ द होल्ड ओवर्स से, सर्वश्रेष्ठ वृत्तचित्र लघु फिल्म द लास्ट रिपेयर शॉप, सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री फीचर, सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री डेविड जॉय रेडोल्फ द होल्ड ओवर्स के लिए, सर्वश्रेष्ठ वृत्तचित्र लघु फिल्म द लास्ट रिपेयर शॉप, सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म तो इसके लिए 20 डेज इन मारियोपोल, सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म द जोन ऑफ इंटरेस्ट को मिला है। अब नेक्स्ट अवार्ड है क्रिस्टीना पिस्कोवा मिस वर्ल्ड 2024। चेक गणराज्य की क्रिस्टीना पिस्कोवा ने 71वें मिस वर्ल्ड का खिताब जीता। 9 मार्च 2024 को मिस वर्ल्ड 2024 का ग्रैंड फिनाले मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में आयोजित किया गया था।
इस प्रतियोगिता में क्रिस्टीना पिस्जिकोवा ने 112 कंटेस्टेंट को पीछे छोड़कर मिस वर्ल्ड का ताज पहना। प्रतियोगिता में सिनी शेट्टी ने भारत को रिप्रेजेंट किया, हालांकि वे 8वें स्थान पर रहीं। किस स्थान पर रहीं? भारत को रिप्रेजेंट किया इन्होंने, किसने? सिनी शेट्टी ने, और ये 8वें स्थान पर रहीं। लेबनान की यास्मीन जेटरन इस प्रतियोगिता में फर्स्ट रनअप रहीं, यानी कि उपविजेता रहीं। क्रिस्टीना पिस्जिकोवा ने तंजानिया में वंचित वर्गों के बच्चों के लिए एक अंग्रेजी स्कूल खोला, जहां पर उन्होंने बतौर वॉलंटियर अपनी सेवाएं भी दी। वॉलंटियर मतलब स्वयंसेवक। 2006 में प्रतियोगिता विजेता तातान उचारोवा के बाद पिस्जिकोवा चेक गणराज्य से दूसरी मिस वर्ल्ड हैं। भारत में यह खिताब 6 बार जीता है। भारत ने किसने ये खिताब 6 बार जीता है? तो रीता फारिया ने 1966 में, ऐश्वर्या राय ने 1994 में, डायना हेडन ने 1997 में, युक्तामुखी ने 1999 में, प्रियंका चोपड़ा ने 2000 में और मानुषी छिल्लर ने 2017 में। भारत को खसरा और रूबेला चैंपियन पुरस्कार। भारत को खसरा और रूबेला रोग से निपटने के लिए 6 मार्च 2024 को अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में खसरा और रूबेला चैंपियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भारत को यह पुरस्कार इन बीमारियों से निपटने में इसके अनुकरणीय प्रयास के लिए दिया गया है। यह पुरस्कार वाशिंगटन में अमेरिकी रेड क्रॉस मुख्यालय में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से राजदूत श्री प्रिया रंगनाथन ने प्राप्त किया। यह पुरस्कार जन स्वास्थ्य और बच्चों में इन संक्रामक बीमारियों के प्रसार को नियंत्रित करने में भारत की अटूट वचनबद्धता की पुष्टि करता है। उल्लेखनीय है कि खसरे और रूबेला की रोकथाम के लिए वैश्विक स्तर पर बहु एजेंसी योजना समिति का गठन किया गया है। नेक्स्ट पुरस्कार है अमिताभ घोष को इरास्मस पुरस्कार 2024। प्रख्यात लेखक अमिताभ घोष को जलवायु परिवर्तन पर लेखन के लिए इरास्मस पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। अमिताभ को अकल्पनीय की कल्पना यानी कि इमेजिनिंग द अनथिंकेबल विषय पर उनके योगदान के लिए यह पुरस्कार मिला है। अमिताभ घोष को 2018 के लिए 54वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था। इसके पहले उनके उपन्यास द शैडो लाइन्स के लिए उन्हें 1990 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल चुका है। इसके अलावा उन्हें वर्ष 2007 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है। उनके अन्य प्रमुख रचनाओं में द सर्किल ऑफ रीजन, द कलकत्ता क्रोमोसोम, द ग्लास पैलेस, द हंगरी टाइड, रिवर ऑफ स्मोक और फ्लड ऑफ फायर शामिल हैं। इरास्मस पुरस्कार नीदरलैंड की एक संस्था प्रीमियम इरास्मियानम फाउंडेशन के द्वारा प्रदान किया जाता है। तो पिरामियम इरास्मियम फाउंडेशन मानविकी, सामाजिक विज्ञान और कला के क्षेत्रों में काम करती है। इसकी स्थापना 1958 में की गई थी। नेक्स्ट टॉपिक है यानी कि नेक्स्ट पुरस्कार जो दिया हुआ है टाइगर वुड्स को बॉब जोन्स पुरस्कार। विश्व के प्रसिद्ध गोल्फर टाइगर वुड्स को अमेरिकी गोल्फ एसोसिएशन के सर्वोच्च सम्मान बॉब जोन्स पुरस्कार के लिए चुना गया है। वुड्स को यह सम्मान 12 जून 2024 को उत्तरी कैरोलिना में यूएस ओपन के दौरान प्रदान किया जाएगा। वुड्स ने पीजीए टूर में 82 जीत प्राप्त की, जिसमें 15 बड़ी जीत शामिल हैं। वुड्स 9 बार के यूएसजीए चैंपियन हैं। पीजीए टूर उनकी उत्तरी अमेरिका के पेशेवर गोल्फ टूर का आयोजक है। वुड्स को 2022 में विश्व गोल्फ हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया था। उन्हें 2019 में तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम सम्मान भी दिया था। नेक्स्ट पुरस्कार है ओएनडीसी को स्टार्टअप ऑफ द ईयर। 29 फरवरी 2024 को 14वें इंडिया डिजिटल अवार्ड्स में ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स ओएनडीसी को फर्स्ट रनरअप को स्टार्टअप ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया। किसको? तो ओएनडीसी को। 2010 में स्थापित इंडिया डिजिटल अवार्ड्स देश में सरकार, व्यवसायों और व्यक्तियों द्वारा की गई डिजिटल पहलों में उत्कृष्टता को मान्यता देता है। ओएनडीसी को यह पुरस्कार ई कॉमर्स में क्रांति लाने और सभी भारतीयों के लिए डिजिटल अवसरों को सुनिश्चित करने में संभावित प्रभाव के लिए प्रदान किया गया है। ओएनडीसी भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय के उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग DPIIT की एक पहल है।
नेक्स्ट है सुनील मित्तल को नाइटहुड उपाधि। भारतीय इंटरप्राइजेज के संस्थापक और अध्यक्ष सुनील भारती मित्तल ब्रिटेन के राजा चार्ल्स तृतीय द्वारा मानद नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय नागरिक बन गए हैं। यह उपाधि उन्हें भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापारिक संबंधों में मजबूती प्रदान करने में उनके योगदान के लिए दी गई है। यह पुरस्कार मित्तल को नाइट कमांडर की उपाधि प्रदान करता है, जो ब्रिटिश साम्राज्य का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है। सुनील भारती मित्तल को 2007 में भारत सरकार द्वारा उद्योग एवं व्यापार के क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट है वैश्विक असमानता अनुसंधान पुरस्कार। बीना अग्रवाल और जेम्स बायस को वैश्विक असमानताओं को समझने में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए पहले वैश्विक असमानता अनुसंधान पुरस्कार यानी कि ग्लोबल इनइक्वालिटी रिसर्च अवार्ड गिरा से सम्मानित किया गया। पुरस्कार विजेताओं को अपने पुरस्कार प्राप्त करने तथा अपने काम का अवलोकन प्रस्तुत करने के लिए 2024 में पेरिस में आयोजित सम्मेलनों में आमंत्रित किया जाएगा। ये सम्मेलन साइंसेस पो यानी कि पेरिस इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिटिकल स्टडीज आल्सो नोन एज साइंस पो की सामाजिक पारिस्थितिकी परिवर्तन पहल के संयोजन में आयोजित किए जाएंगे। गिरा पुरस्कार का उद्देश्य उन सभी विषयों के शोधकर्ताओं को मान्यता देना है जिन्होंने वैश्विक असमानताओं को समझने में उत्कृष्ट योगदान दिया है। नेक्स्ट है नृत्यांगना डॉक्टर उमा रेले को महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार। मुंबई में नालंदा नृत्य कला महाविद्यालय की प्रतिष्ठित प्राचार्य डॉक्टर उमा रेले को प्रतिष्ठित महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह सम्मान उन्हें भारतीय शास्त्रीय नृत्य विशेष रूप से भरतनाट्यम के क्षेत्र में उनके अमूल्य योगदान के लिए महाराष्ट्र सरकार द्वारा प्रदान किया गया है। 2001 में उन्होंने न्यायिकाओं भारतीय शास्त्रीय नृत्य की न्यायिकाओं पर अपना डॉक्टरेट शोध पूरा करके एक और मील का पत्थर हासिल किया और इस क्षेत्र में अपनी गहरी समझ तथा विशेषज्ञता का प्रदर्शन किया। रतन टाटा को पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड। टाटा सन्स के पूर्व चेयरमैन रतन टाटा को प्रतिष्ठित पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया। उन्हें उनके उत्कृष्ट परोपकारी योगदान के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री के नाम पर रखा गया यह पुरस्कार उन व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने सामाजिक कल्याण और मानवीय कारणों के लिए असाधारण समर्पण प्रदर्शित किया है। रतन टाटा को देश के 2 सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण 2008 में और पद्म भूषण 2000 से भी नवाजा जा चुका है। नेक्स्ट अवार्ड है श्रीनिवासन स्वामी को IAA गोल्डन कंपास अवार्ड। मार्च 2024 में श्रीनिवासन स्वामी को मलेशिया के पेनांग में आयोजित 45वें IAA विश्व कांग्रेस में इंटरनेशनल एडवर्टाइजिंग एसोसिएशन IAA का फुलफॉर्म में द्वारा स्थापित IAA गोल्डन कंपास अवार्ड से सम्मानित किया गया है। श्रीनिवासन स्वामी RK स्वामी लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक हैं। श्रीनिवासन स्वामी सुंदर स्वामी के नाम से भी जाने जाते हैं। यह पुरस्कार पहली बार किसी भारतीय उद्योग जगत से संबंधित व्यक्ति को प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्या है तो युद्धाभ्यास है। युद्धाभ्यास को देखेंगे। यहाँ पे युद्धाभ्यास में ज़्यादा ये पढ़ना इम्पोर्टेंट होता है कि किस देश के बीच में हुआ है, कब हुआ है, और पहले तो ये इम्पोर्टेंट होता है किस देश, दोनों देश का नाम याद करना कि किस किस के बीच में हुआ है, और उसके बाद भी कि किस देश में हुआ है। अगर भारत में ही हुआ है तो वो इम्पोर्टेंट हो जाता है ज़्यादा, और डेट याद करना रहता है। और होता है कि हाँ इसमें कोई अगर जहाज़ या फिर कुछ इसमें भाग लिया हो, अलग से विशेष हो, तो उसको भी देखना होता है। तो चलिए पढ़ते हैं। टाइगर ट्रैम्प 2024 अभ्यास। भारत एवं अमेरिका के मध्य द्विपक्षीय त्रिसेवा मानवीय सहायता एवं आपदा राहत सैन्य अभ्यास टाइगर ट्रैम्प 2024 भारत के पूर्वी समुद्र तट पर 18 से 30 मार्च 2024 तक आयोजित किया गया। तो ये भारत और अमेरिका के बीच होता है क्या, टाइगर ट्रैम्प। कब आयोजित किया गया? 18 से 24 मार्च को भारत के पूर्वी समुद्री तट पर आयोजित किया गया। इस सैन्य का उद्देश्य HADR अभियानों के संचालन के लिए अंतः पारस्परिकता विकसित करना है। इस अभ्यास में हेलीकॉप्टर और लैंडिंग क्राफ्ट सहित भारतीय नौसेना के जहाज, भारतीय नौसेना के विमान, भारतीय सेना के जवान एवं वाहनों के साथ साथ रैपिड एक्शन टीम भी शामिल होगी। इससे पूर्व संयुक्त राज्य अमेरिका ने फरवरी 2024 में 50 अन्य देशों के साथ आयोजित भारतीय नौसेना
द्वारा शुरू किए गए बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास मिलन 24 में भी भाग लिया। 8 मार्च 2024 को दोनों देशों ने पोर्ट ब्लेयर में भारतीय और अमेरिकी तटरक्षक समुद्री सुरक्षा अभ्यास सी डिफेंडर्स 2024 में भी भाग लिया। नेक्स्ट जो अभ्यास है यह है IMT ट्राइलेट 2024। 21 से 28 मार्च 2024 के मध्य मोजाम्बिक के नकाला में, कहाँ पे, तो मोजाम्बिक के नकाला में भारत, मोजाम्बिक, तंजानिया, भारत, मोजाम्बिक और तंजानिया किस में है, तो IMT ट्राइलेट में। I से हो गया इंडिया, M से हो गया मोजाम्बिक और T से हो जाएगा तंजानिया। त्रिपक्षीय अभ्यास का आयोजन किया गया। इस अभ्यास का दूसरा संस्करण है। यह जो अभ्यास है यानी कि IMT ट्राइलेट, यह इसका दूसरा संस्करण है। यह अभ्यास भारत, मोजाम्बिक और तंजानिया की नौसेनाओं के बीच बढ़े हुए समुद्री सहयोग और अंतर क्षमता के महत्व को दर्शाता है। IMT ट्राइलेट 24 में INS तीर और सुजाता ने संयुक्त अभ्यासों, प्रशिक्षण, शस्त्रों तथा सहयोगी गतिविधियों की एक श्रृंखला के माध्यम से भाग लिया। ये इंपॉर्टेंट है, पूछता है एग्जाम में कि कौन कौन सी जहाजों ने इसमें भाग लिया, तो INS तीर और INS सुजाता ने। इस अभ्यास से तीनों नौसेना को ज्ञान का आदान प्रदान करने, क्षमताओं को बढ़ाने और क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने का अवसर मिलता है। IMT ट्राइलेट 24 अभ्यास 2 चरणों में संपन्न हुआ। 21 से 24 मार्च 2024 तक प्रारंभिक बंदरगाहों चरणों में गहन प्रशिक्षण सत्र जंजीबार में INS तीर और मापुतो में INS सुजाता पर आयोजित किए गए। वहीं इसका समुद्री चरण 24 मार्च 2024 को शुरू हुआ था। नेक्स्ट अभ्यास कौन सा है, तो यह है सैन्य अभ्यास लामितिये का 10वां संस्करण। भारतीय थल सेना एवं सेशेल्स रक्षा बलों के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास लामितिये का 10वां संस्करण 18 से 27 मार्च 2024 को सेशेल्स में आयोजित किया गया। तो ये जो होता है लामितिये, ये भारतीय थल सेना और सेशेल्स के बीच हुआ है, 10वां संस्करण है। कहाँ पे आयोजित किया गया है, तो 18 से 27 मार्च तक सेशेल्स में हुआ है और ये द्विवार्षिक अभ्यास है। यह अभ्यास शांति स्थापना अभियानों के दौरान दोनों पक्षों के बीच सहयोग और अंतर संचालन को बढ़ावा देगा। सेशेल्स हिंद महासागर में स्थित एक द्वीपीय राष्ट्र है जो 100 से अधिक द्वीपों से मिलकर बना है। यह पूर्वी अफ्रीका की मुख्य भूमि के दक्षिण पूर्व में स्थित है। सेशेल्स के प्रमुख द्वीप केन्या से लगभग 1600 किलोमीटर पूर्व तथा मेडागास्कर से 1100 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित है। इसकी राजधानी विक्टोरिया है जो माहे द्वीप पर स्थित है। इसको याद रखिएगा कि सेशेल्स की राजधानी विक्टोरिया है और यह माहे द्वीप पर स्थित है। नेक्स्ट अभ्यास है पोखरण में भारत शक्ति युद्धाभ्यास। 12 मार्च 2024 को तीनों अंगों का संयुक्त अभ्यास भारत शक्ति राजस्थान के पोखरण में आयोजित किया गया। भारत यानी कि थल सेना, वायुसेना और जल सेना का ये अभ्यास है, भारत का ही है। भारत शक्ति अभ्यास के दौरान स्वदेशी रक्षा क्षमताओं का करीब 50 मिनट तक समन्वित प्रदर्शन किया गया। भारत शक्ति के दौरान देश को आत्मनिर्भर बनाने की पहल के तहत स्वदेश में विकसित हथियार, प्रणालियों और मंचों की एक श्रृंखला प्रदर्शित की गई। इस अभ्यास में भूमि, वायु, समुद्र, साइबर और अंतरिक्ष क्षेत्र में खतरों का मुकाबला करने के लिए भारतीय सशस्त्र बलों की एकीकृत परिचालन क्षमताओं को प्रदर्शित किया गया। अपनी तरह का यह अभ्यास किसी भी दिशा या किसी प्रतिद्वंदी को लक्ष्य बनाकर नहीं किया गया। इस अभ्यास में T-90 टैंक, धनुष और सारंग गन सिस्टम, आकाश हथियार सिस्टम, लॉजिस्टिक ड्रोन, रोबोटिक म्यूल्स और एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर शामिल हैं। नेक्स्ट है संयुक्त नौसेना अभ्यास समुद्र लक्ष्मण। भारतीय नौसेना और मलेशियाई नौसेना द्वारा 28 फरवरी 2024 को से 2 मार्च 2024 तक विशाखापत्तनम में, कहाँ पे, विशाखापत्तनम में समुद्र लक्ष्मण किसके बीच होता है, तो भारतीय नौसेना और मलेशियाई नौसेना के बीच में, भारत मलेशिया के बीच का ये युद्धाभ्यास है जो कि विशाखापत्तनम में हुआ। ये इसका तीसरा संस्करण है। इस अभ्यास का उद्देश्य भारतीय और रॉयल मलेशियाई नौसेना के बीच संबंधों को सशक्त करना तथा आपसी सामंजस्य को बढ़ाना। भारतीय नौसेना जहां क्लिल्टन और रॉयल मलेशियाई जहाज केडी लेकिर संयुक्त अभ्यास में शामिल हुए। समुद्री चरण के दौरान दोनों टुकड़ियों ने संयुक्त रूप से समुद्र में विभिन्न नौसैन्य अभियानों का संचालन करते हुए अपने कौशल का प्रदर्शन किया। नेक्स्ट सैन्य अभ्यास है सी डिफेंडर्स 2024 संयुक्त अभ्यास। भारतीय तटरक्षक बल और यूनाइटेड स्टेट्स कोस्ट गार्ड का संयुक्त समुद्री
सुरक्षा अभ्यास डिफेंडर्स 2024 9 मार्च 2024 को पोर्ट ब्लेयर में संपन्न हुआ। कहाँ? पोर्ट ब्लेयर में। किसके बीच में है? तो भारत और यूएसए के बीच में है ये। नौसैनिक अभ्यास का उद्देश्य दोनों देशों के बीच समुद्री सहयोग और अंतर संचालनीयता तथा साथ मिलकर काम करने की क्षमता को बढ़ाना था। नौसैनिक अभ्यास में प्रदूषण प्रक्रिया उपायों के प्रदर्शन सहित कई परिदृश्य शामिल थे, जिसमें भारतीय तटरक्षक बल के जहाज़ों और विमानों ने तेल रिसाव और अन्य पर्यावरणीय खतरों से निपटने के लिए निवारक उपायों के अपने कौशल का प्रदर्शन किया। अभ्यास में अवैध गतिविधियों में शामिल होने के संदेह वाले जहाज़ों का निरीक्षण करने के लिए विजिट बोर्ड सर्च एंड सीजर VBSS ऑपरेशन का भी अनुकरण किया गया। नेक्स्ट है बहुराष्ट्रीय अभ्यास कैटलेस एक्सप्रेस। बहुराष्ट्रीय अभ्यास कैटलेस एक्सप्रेस 2024 का आयोजन 26 फरवरी से 8 मार्च 2024 तक सेशल्स के पार्ट विक्टोरिया में किया गया। कहाँ पे? तो सेशल्स के पार्ट विक्टोरिया में हुआ। अब यहाँ पे भारतीय नौसेना के जहाज INS तीर ने भारतीय दल का प्रतिनिधित्व किया। जितने भी जहाज या फिर इम्पोर्टेंट हथियार युद्धाभ्यास में शामिल होते हैं उनको आप लोग अच्छे से देखिएगा, क्योंकि वो एग्जाम में पूछा जाता है। इस अभ्यास का उद्देश्य पूर्वी अफ्रीकी तट और पश्चिमी हिंद महासागर के रणनीतिक जल में समुद्री सुरक्षा और सहयोग को बढ़ावा देना है। इस अभ्यास में 16 देशों ने भाग लिया। भारतीय नौसेना वर्ष 2019 के इस अभ्यास में भाग ले रही है। अभ्यास कैटलेस एक्सप्रेस एक बहुराष्ट्रीय समुद्री अभ्यास है जो अमेरिकी अफ्रीका कमांड द्वारा प्रायोजित है। यह अभ्यास समुद्री क्षेत्र जागरूकता को मजबूत करने, अवैध समुद्री गतिविधियों का मुकाबला करने और कानून के शासन के पालन को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन किया गया है। अब नेक्स्ट है ATGM फील्ड फायरिंग। 20 से 28 फरवरी 2024 तक पश्चिम बंगाल के तीस्ता फील्ड फायरिंग रेंज में वार्षिक ईस्टर्न कमांड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल ATGM फील्ड फायरिंग आयोजित की गई। यह फायरिंग पूर्वी कमान के त्रिस्तरीय स्कोर के तत्वाधान में की गई। वन मिसाइल वन टैंक के लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से 260 से अधिक मिसाइलें दागी गईं। भारतीय सेना की इन्फेंट्री और मशीनीकृत इन्फेंट्री सेना बटालियनों के लिए विभिन्न इकाइयों ने 1500 से अधिक कर्मियों ने कमांड स्तर के इस प्रशिक्षण अभ्यास में भाग लिया। अब यहाँ पे देखिए चर्चित स्थल, जो इम्पोर्टेंट स्थल हैं, जो न्यूज में रहे उनको देख लेते हैं। ट्रांसनिस्ट्रिया। मालदोवा ने ट्रांसनिस्ट्रिया क्षेत्र में रूस के राष्ट्रपति चुनाव हेतु मतदान केंद्र खोलने को लेकर एक रूसी राजनयिक को हाल ही में निष्कासित कर दिया। ट्रांसनिस्ट्रिया, जिसे प्रिडनिस्ट्रोवियन मालदोवन गणराज्य के रूप में भी जाना जाता है, एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गैर मान्यता प्राप्त देश है जिसे मोल्दोवा का हिस्सा माना जाता है। ट्रांसनिस्ट्रिया डेनिस्टर नदी और यूक्रेनी सीमा के मध्य भूमि की एक संकीर्ण पट्टी के रूप में मौजूद है। यह 1990 में मोल्दोवा से अलग हो गया था। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इसके स्वघोषित राष्ट्र के दर्जे को मान्यता नहीं देता है और इसकी सरकार, जिसका हमेशा मोल्दोवा के साथ गतिरोध रहता है, आर्थिक, राजनीतिक और सैन्य रूप से रूस द्वारा समर्थित है। रूस के ट्रांसनिस्ट्रिया में अनुमानित 1500 सैनिक हैं, यानी कि रूस द्वारा ट्रांसनिस्ट्रिया में 1500 सैनिक तैनात किए गए हैं। नेक्स्ट जो स्थल चर्चा में है वह है कोचरब आश्रम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में दांडी मार्च की 94वीं वर्षगांठ के अवसर पर गुजरात के अहमदाबाद में पुनर्विकसित कोचरब आश्रम का उद्घाटन किया। 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने के बाद महात्मा गांधी द्वारा स्थापित यह पहला आश्रम था। यह आश्रम गुजरात के अहमदाबाद की बाहरी इलाके में स्थित कोचरब गांव में स्थित है। शांतिपूर्ण तरीके के माध्यम से ब्रिटिश शासन में भारत की स्वतंत्रता प्राप्त करने के उनके विचारों के आधार पर इसे सत्याग्रह आश्रम कहा गया। साबरमती आश्रम के नए परिसर में जाने से पहले महात्मा गांधी लगभग 1.5 साल तक यहीं रहे। यह एक औपनिवेशिक शैली की इमारत है जिसका अग्रभाग सफ़ेद रंग से पुता हुआ है। अब देखते हैं चर्चित पुस्तकें जो कि न्यूज में थी। टूटे हुए वादे, बिहार में जाति, अपराध और राजनीति, किसका है? तो मृत्युंजय शर्मा ने लिखा है। वसुधैव कुटुंबकम, प्रभात प्रकाशन, डॉक्टर अनिल अग्रवाल द्वारा।
संपादित किया गया है। फ्रॉम ए कार सेड टू द रूम ऑफ द कॉर्नर एंड बियॉन्ड, ये एस रमन द्वारा लिखित है। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ रिपब्लिक श्रीधरन पिल्लई की कृति है। स्लोइंग द सन, इसको लिखा है लक्ष्मी मुद्रेश्वर पुरी ने। सीजन्स ऑफ लव, डॉक्टर मोहन कुमार ने लिखा है। द कॉन्स्पिरेसी टू आउट्स मी फॉर द प्रेसिडेंसी, तो इसको लिखा है गोटबाया राजपक्षे ने, श्रीलंका के हैं ये। नेक्स्ट है अब मार्च 2024 में महत्वपूर्ण दिवसों की सूची। 1 मार्च को मनाया गया शून्य भेदभाव दिवस। अब इसका विषय क्या था, थीम यानी कि विषय, इसका जो थीम था वह है सबके स्वास्थ्य की रक्षा के लिए सबके अधिकारों की रक्षा करें। दूसरा दिवस जो है 3 मार्च को मनाया गया विश्व वन्यजीव दिवस, इंपॉर्टेंट है ये। और इसका जो थीम था ये क्या था, तो थीम है इसका लोगों और ग्रहों को जोड़ना, वन्यजीव संरक्षण में डिजिटल नवाचार की खोज। नेक्स्ट जो है वह है 4 मार्च को मनाया गया राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस ESG उत्कृष्टता के लिए सुरक्षा नेतृत्व पर ध्यान केंद्रित करें, यह इसका विषय था। नेक्स्ट है 8 मार्च को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, और इस दिवस का थीम था महिलाओं में निवेश करें प्रगति में तेजी लाएं। महिलाओं में निवेश करें प्रगति में तेजी लाएं। यहाँ पे 2 दिवस जो दिया हुआ है, यानी कि विश्व वन्यजीव दिवस और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनकी थीम सहित और इनका डेट भी आप लोग याद रखिएगा। 14 मार्च को क्या मनाया गया, तो नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्यवाही दिवस, सभी के लिए पानी, इसका थीम क्या था, तो सभी के लिए पानी। 15 मार्च को मनाया गया विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, तीसरा ये डेट है जो कि इम्पॉर्टेंट है। तो इसका विषय क्या था, तो इसका विषय है उपभोक्ताओं के लिए निष्पक्ष और जिम्मेदार AI। नेक्स्ट है 16 मार्च को मनाया गया राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 16 मार्च को मनाया गया, राष्ट्रीय है ये। टीके सभी के लिए काम करते हैं, इसका विषय क्या था, तो टीके सभी के लिए काम करते हैं। नेक्स्ट है 20 मार्च को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस, इसका जो थीम था वह है हैप्पियर टुगेदर। 21 मार्च को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस, वन और नवाचार थीम था इसका। 22 मार्च को मनाया गया विश्व जल दिवस, शांति के लिए जल, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, शांति के लिए जल 22 मार्च को मनाया गया। नेक्स्ट है 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस, और इसकी जो थीम थी यह थी जलवायु कार्यवाही की अग्रिम पंक्ति। नेक्स्ट है 23 मार्च को मनाया गया शहीद दिवस, और 24 मार्च को विश्व क्षय रोग दिवस। विश्व क्षय रोग दिवस बहुत ही इंपॉर्टेंट ये है, और इसका जो थीम है हाँ हम टीबी खत्म कर सकते हैं, हाँ हम टीबी खत्म कर सकते हैं, इसका था। और जल दिवस की थीम क्या थी, तो जल दिवस की जो थीम है वह शांति के लिए जल है। तो यहाँ पे क्या क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको बताते हैं हम। 24 मार्च विश्व क्षय दिवस, और 22 मार्च विश्व जल दिवस, 15 मार्च जो है उपभोक्ता अधिकार दिवस, 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, और 3 मार्च विश्व वन्यजीव दिवस। इसको आप थीम के सहित एकदम अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। तो अब ख़त्म ये टॉपिक, सार संक्षेप खत्म हो गया। अब नेक्स्ट जो आएगा खेल से रिलेटेड जो करंट अफेयर है उसको देखेंगे, उसके बाद इस मैगजीन से रिलेटेड 100 MCQ कराएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।